सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में कल हमने इलेक्शन वाले क्वेश्चन किए थे और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था पूरा डिटेल में, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम जनसंख्या वाले क्वेश्चन करते हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी, तो उस टाइप के क्वेश्चन किस तरह आएंगे और उनको किस तरह हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है पहले वो समझ लो। जैसे मान लो एक गांव है, एक गांव की जो जनसंख्या है वहां पर 1000 है, 1000 जनसंख्या है। अब वो जो जनसंख्या है 10% बढ़ गई, जनसंख्या 10% बढ़ गई। अब अगर मैं बात करूं कि जनसंख्या 1000 थी और 10% बढ़ गई, तो इसका 10% हो जाएगा 100, तो 100 बढ़ जाएगी तो 100 जोड़ देंगे। या फिर ऐसा कर लो कि 10% बढ़ गई तो 110/100। तो अब जो जनसंख्या हो गई वहां की, तो वो कितनी हो गई? 11 गुणा 100 यानी 1100। ठीक है, जनसंख्या 1000 थी, 10% बढ़ गई तो वो 1100 हो गई। अब हमने फिर कहा कि अब ये फिर अगले साल 1100, अब ये जो अगले साल फिर दोबारा 10% बढ़ गई, तो अब ये 1000 से नहीं बढ़ेगी, अब ये 1100 से बढ़ेगी। ठीक है, अब जनसंख्या है 1100 और 1100 से 10% बढ़ जाएगी, मतलब 110/100। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 11 गुणा 11 121 और एक जीरो। तो अब जनसंख्या हो जाएगी दूसरे साल सॉरी 1210। पहले साल इतनी थी, एक साल बाद ये हो गई और 2 साल बाद ये हो गई। ठीक है, तो जनसंख्या में जो वृद्धि होगी वो साल दर साल, जो भी इस साल जनसंख्या आ जाएगी अगले साल उसमें वृद्धि होगी उस तरीके से। जैसे जनसंख्या 1000 थी, 10% बढ़ी, अगले साल 1100 हो गई। अब फिर 10% बढ़ी तो 1100 से 10% यानी 1210 होगी। ठीक है, तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट होता है, इस तरह हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, और एक चीज और समझनी है, जैसे आज की जनसंख्या जो भी है उसी से वृद्धि होगी और उसी से कमी होगी, तब फाइनल वैल्यू आएगी, अंतिम जनसंख्या निकल कर आएगी। ठीक है, चलो बहुत आसान है, देखना क्वेश्चन लिखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखो, देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, जनसंख्या में 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अब मैंने आपको समझाया था, परसेंटेज में अगर वृद्धि होती है तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम 100+% करके सॉल्व करते हैं, और परसेंटेज में अगर कमी होती है तो हम 100- करके सॉल्व करते हैं। ये चीज तो समझाई गई है आपको बेसिक में। चलिए, अब उसने कहा एक गांव की जनसंख्या 10,000 है और फिर 20% हर वर्ष बढ़ रही है वो जनसंख्या, तो 10,000 आज है तो आज की जनसंख्या से ही तो बढ़ेगी वो। ठीक है, तो 10,000 जनसंख्या है तो हमने लिख लिया 10,000 जनसंख्या है, गुणा, अब 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 100+20 यानी 120, तो जनसंख्या एक साल बाद हो गई 120%। और क्योंकि 2 साल की बात है तो फिर अगले साल 120/100 हो जाएगी। अगर 3 साल होता तो फिर गुणा 120/100 लिख देते। समझ आया? देखो भाई, जनसंख्या 10,000 है और यहीं से बढ़ेगी वो जनसंख्या, जो भी जनसंख्या आज है, आज की जनसंख्या से ही वृद्धि होगी यानी इंक्रीज होगी आज की जनसंख्या, और आज की जनसंख्या ही से ही उसमें कमी होगी। ठीक है, तो इंक्रीज या डिक्रीज जो होगा वो प्रेजेंट पॉपुलेशन में से होगा, है ना। तो अगर आपको याद रखना है थोड़ा सा, अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो ऐसा रख लेना, पी मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी वर्तमान जनसंख्या, गुणा 100+- अपॉन 100 इज इक्वल टू फाइनल पॉपुलेशन, अंतिम जनसंख्या, है ना। तो इसको एक फॉर्मूले की तरह भी आप ले सकते हो कि प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी आज की जनसंख्या, वृद्धि है तो 100+%, कमी है तो 100- और एफ मतलब फाइनल यानी अंतिम जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट पॉपुलेशन ये थी, 20% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा क्योंकि 2 साल है, तो अब जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 × 12 कितना हो जाएगा? 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 2 जीरो और आ गए, तो वहां पर जो जनसंख्या है 2 साल बाद, उस गांव की जनसंख्या 14,400 हो जाएगी। बताओ समझ आया नहीं आया? है ना। देखो बहुत आसान है चीजें, बस आपको एक एक लाइन से समझते चलना है। उसने कहा एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, हमने 10,000 लिख दिया। उसने कहा 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 100+20 यानी 120/100, और क्योंकि 2 वर्ष की बात है तो अगले साल भी 120/100 होगी।
अगर 3 साल होता तो गुणा एक और लिख देते 120/100। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया, कितना है 14,400, ये वहां गांव की जनसंख्या हो जाएगी अब फाइनल। समझ आया? चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसके, एक और लिखते हैं इसके जैसा, 2 साल का फिर 3 साल का करेंगे। चलो ये क्वेश्चन है, करो आप लोग। देखो क्या लिखा है, एक गांव की जनसंख्या 8,000 है, जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो आज कितनी है, प्रेजेंट में 8,000 है, तो प्रेजेंट यानी 8,000 लिख दिया। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो 100 + 10/100 यानी 110/100, और क्योंकि 2 साल की बात चल रही है तो फिर 100 + 10/100 कर देंगे, गुणा 100 + 10 यानी 110, 110/100। समझ आया? या आप लोग यहाँ पावर भी, इसको पावर बना सकते हो भाई, जितनी बार भी हो वो कंडीशन उतनी उसकी पावर बना दो। अगर 2 बार है तो 2 पावर हो जाएगी, नहीं 2 बार कंडीशन, 3 है तो 3 बार हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ठीक, 11 × 11 121, ये है 80 × 121, तो 1 0 8 × 8 और 12 8 96, तो वहां पर जो जनसंख्या है 2 साल बाद वो 96,680 हो जाएगी, 9680 हो जाएगी। बताइए, समझ आया? चलिए, तो अभी हमने दोनों क्वेश्चन किए, 2 वर्ष के क्वेश्चन थे और दोनों में वृद्धि हो रही थी। अब अगर कमी होगी तब हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक क्वेश्चन कमी वाला कर लो, फिर 3 वर्ष बाद वाला करेंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। लो, ये क्वेश्चन है कि 10% वार्षिक दर से कमी होती है, डिक्रीज हो रही है इस बार पॉपुलेशन, तो 2 वर्ष बाद बतानी है जनसंख्या कितनी थी। देखो तरीका वही है हमारा कि जो भी जनसंख्या आज है, आज वाली जनसंख्या से ही तो वृद्धि होगी और आज वाली जनसंख्या से ही कमी होगी। तो उसने कहा गांव की जनसंख्या 5,000 है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन है का मतलब प्रेजेंट 5,000, जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से कमी होती है, तो कमी होगी तो 100 - 10 करेंगे, 100 - 10 मतलब 90, तो 90/100, और क्योंकि 2 वर्ष की बात चल रही है तो गुणा 90/100। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 50 गुणा 9 9 81 81, तो 1 0 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 8 40, तो 4,050 वहां की जनसंख्या हो जाएगी कम होकर 2 वर्ष बाद। ठीक है, वहां की जनसंख्या गांव की 5,000 थी और 10% वार्षिक दर से कमी हुई 2 साल तक, तो वहां पर जो जनसंख्या रह जाएगी वो 4,050 रह जाएगी फाइनली। बताइए, समझ आया? कर सकते हैं? चलिए अब हम 3 वर्ष, 2 क्वेश्चन 3 वर्ष के कर लेते हैं, और उसके बाद हमें करने हैं, जैसे अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस में प्रेजेंट वैल्यू देखी है, प्रेजेंट वैल्यू हमें पता थी, फाइनल निकाल रहे थे। ऐसा भी तो हो सकता है फाइनल दे रखी हो और प्रेजेंट निकाल दे, या ऐसा भी तो हो सकता है वो 2 साल पहले या 3 साल पहले की बात करे, है ना? तो उस तरीके से कर लेंगे। देखो स्क्रीनशॉट लो इसका। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है और जनसंख्या में, चलो 10% रहने दो, 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, तो हमसे पूछ लेगा वो कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, चलो अब मैंने आपको सिखाया है कि जो भी प्रेजेंट पॉपुलेशन है, जो भी वर्तमान जनसंख्या होती है, या जो भी आज की जनसंख्या होती है, उसी से तो कमी होगी। ठीक है, या उसी से वृद्धि होगी।
तो उसने कहा गांव की जनसंख्या 10,000 है मतलब प्रेजेंट पी का मान हो गया 10,000 गुणा 10% वार्षिक दर से हो रही है वृद्धि, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110/100 गुणा। अब 3 साल की बात चल रही है तो 3 साल तक ऐसे कर दो 110/100 गुणा 110/100। पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। कैंसिल आउट करो, 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम 11 गुणा 11 गुणा 11 करेंगे तो 11 का क्यूब होता है 1331 और एक 10 हो जाएगा तो 13,310 वहां की पॉपुलेशन आ जाएगी उस गांव की 3 साल बाद। यानी वो जो गांव की जनसंख्या है वो आज 10,000 है, तो 3 साल बाद जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी 13,310 हो जाएगी। बताइए, समझ आया? जैसे 2 साल का था वैसे 3 साल का है, एक स्टेप और बढ़ गया इसमें बस 3 साल में। ठीक है, कर लेंगे। चलिए, तो स्क्रीनशॉट लो इसका, एक क्वेश्चन और कर लो आप लोग, फिर थोड़ा सा डिफरेंट वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। मतलब इसमें प्रेजेंट पॉपुलेशन दी है, उसमें प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछेगा। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अभी एक क्वेश्चन लिख लो, एक गांव की जनसंख्या 20,000 है और जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी ये बताना। तो देखो क्या करेंगे, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, वर्तमान जनसंख्या है, वो कितनी है 20,000 है गुणा 20, 5% वार्षिक दर से हो रही है वृद्धि, तो 5% बढ़ रही है तो 105/100 गुणा, और 3 साल की बात है तो 105/100 और गुणा 105/100। ठीक है, अब देखो 2 4 2 6, सॉरी 2 और 2 4, ठीक है। अब 5 से भाग कर लो, 5 से 21 बार और 5 से 20 बार। ठीक है, अच्छा अब और देख लो, 2 से 10 बार भाग हो सकता है। ठीक, चलो इतना रहने दो। अब इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 का स्क्वायर हो जाएगा तो 5 का 25 हो जाएगा, 11 का 110 हो जाएगा, और 21 के अगर हम गुणा करेंगे तो 21 पंजे 105, 10 21 दूनी 42 और 10 52 का 2 हासिल लगे 5 और 21 का 21 का 1 हासिल लगे 2, 21 का 21 और 2 23 और डिवाइड कर रहे हैं 10 से तो पॉइंट यहां लग जाएगा। ठीक है, तो हाँ चलो जो भी होगी, वैसे पॉइंट में तो पॉपुलेशन नहीं आती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन के हिसाब से तो वहां की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी 23,152.5, मतलब लगभग में लेंगे तो 23,153 हो जाएगी वहां की पॉपुलेशन। समझ आया? ठीक है, थोड़ा डिजिट हमने इसलिए लिए है, उससे पॉइंट में आ गया आंसर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ, समझ आया? कर सकते हैं? चलिए, थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट था, थोड़ा थी कैलकुलेशन लेंथ थी, लेकिन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जिसमें कि आपको ये वाली पॉपुलेशन दी हुई होगी और ये वाली निकालनी होगी प्रेजेंट आज की। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन ये है कि एक स्थान की जनसंख्या 6,760 है, उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, अब थोड़ा सा समझना है आपको, है ना। कभी आप यहाँ आप कहो कि एक स्थान की जनसंख्या इतनी है तो पी का मान हो गया और वृद्धि हो रही है तो 104/100 104/100 कर दो, तो गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन से वृद्धि या कमी होती है, लेकिन यहाँ बात कुछ और है, यहाँ 2 साल पहले की बात चल रही है। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि जैसे कि आज है सन 2025, आज है 2025, तो ऐसा समझ लो कि आज की जनसंख्या कितनी है 6,760 है 2025 की। अब उसने कहा 2 साल पहले, तो जब हम 2 साल पहले जाएंगे तो 2 साल पहले का मतलब है 2023 होगा, 2 साल पहले सन 2023 होगा, तो उस 2 साल पहले की जनसंख्या पूछी है कि ये जनसंख्या कितनी है। तो एक बात बताओ, अगर हम 2 साल पहले चलें, अब ऐसा मान लो कि हम 2023 में हैं, तो 2023 की जो पॉपुलेशन होगी उस समय की वर्तमान होगी, उस समय की प्रेजेंट होगी, और उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तभी तो ये 2025 की जनसंख्या आई आज। तो हमने क्या करा, 2003 की जनसंख्या पी मान ली, तो मान ली चलो, गुणा 4% वृद्धि हो रही है तो 100 + 4/100 यानी 104/100
और 2 साल की बात है तो गुणा 104/100। ये हुई पॉपुलेशन। अब ये आज की पॉपुलेशन आ गई। आज का मतलब है 2025 या 2023 और 25 दिया वो नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिया है, ठीक है। तो आज की जनसंख्या आ गई और आज जनसंख्या कितनी है? 6760। बराबर कर दिया। ये चीज बताओ, ये समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर दोबारा से समझ लो। उसने कहा एक स्थान की जनसंख्या इतनी है, उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 साल पहले की बात चल रही है। कब की? 2 साल पहले की। तो हमने मान लिया जैसे कि आज जो है वो कौन सा ईयर है? 2025 है, तो 2025 है, तो ये आज की पॉपुलेशन होगी। अब 2 साल पहले मतलब 2023 की पॉपुलेशन होगी, 2023 की। तो 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी थी ये बताना है, तो 2023 की पॉपुलेशन हमने, अगर हम 2 साल पहले जाएंगे तो 2 साल पहले की जो पॉपुलेशन होगी उस समय प्रेजेंट हो गई, उस समय की प्रेजेंट हो गई, और उसी से वृद्धि होके तो नई आएगी पॉपुलेशन। इसका मतलब हमने ये पी मान लिया, और इसमें वृद्धि हुई है 4%, तो 104/100, फिर गुणा 104/100। 104 समझ में आया? 100 + 4 यानी 104/100। और ये आज की पॉपुलेशन आ गई तो बराबर दिया। अब सॉल्व करेंगे अगर हम इसे, तो 4 से भाग करेंगे, तो 4 से 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 से 25, फिर 4 से 26 और 4 से 25। अब हम देखेंगे 26 से भाग करेंगे तो 26 दूनी 52, 52 कितना बचा? 15, 156 हुआ। 6 छंग 36, 26 छंग 156 और एक 0, ठीक है। फिर 26 से ये 10 बार भाग हो गया। अब ये 25 गुणा 25 उधर जाएगा, तो 25 गुणा 25 कितना होता है? 625। तो यहां लिख लेते हैं P/625 बराबर 10। अब ये 625 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो P का मान कितना आ जाएगा? 625 और 0 यानी 6250। यानी 2 साल पहले वहां की जो जनसंख्या थी वो 6250 थी, और उसमें 4% वृद्धि हुई 2 साल तक, तो वो पॉपुलेशन आज कितनी होगी? 6760 होगी। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक है, चलिए एक और लिख लेते हैं। इस बार कमी करेंगे और 2 साल पहले की बात ही पूछेंगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फिलहाल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्थान की जनसंख्या 6400 है, उसमें 20% वार्षिक दर से कमी हो रही है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, तो हमने मान लिया भाई आज की जो जनसंख्या है, आज की पॉपुलेशन वो कितनी है? 6400 है, और 2 साल पहले की बात चल रही है। कब? 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले की जो जनसंख्या होगी उसी में से तो वृद्धि या कमी हुई होगी, और उसमें से 20% वार्षिक दर से कमी हुई है, ठीक है। तो उस समय की जो जनसंख्या होगी, अगर हम उस समय पहुंच जाएं, अगर हम 2 साल पहले पहुंच जाएं, तो उस समय की जनसंख्या उस समय के लिए प्रेजेंट होगी, वर्तमान होगी, ठीक है। तो हमने मान लिया उस समय जनसंख्या थी पी मान लिया, और 20% वार्षिक दर से हो रही है कमी, तो 100 - 20 यानी 80/100। और कितने साल की बात चल रही है? 2 साल की, तो 80/100, ठीक है, बराबर कितनी है? 6400। बराबर कर दिया, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 8 8 64, 64 से ये 100 बार कैंसिल। अब 100 ये है और 100 ये है, गुणा हो जाएगी इसकी 100 की उधर, तो P बराबर कितना आ जाएगा? 100 × 100 यानी 10,000। इसका मतलब 2 साल पहले वहां पर जो जनसंख्या थी वो 10,000 थी, और 20% वार्षिक दर से कमी हुई, तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो गई है? एक तरह से 6400 हो गई। तो हमसे 2 साल पहले की पूछा तो कितनी थी वहां पर? 10,000 थी। बताइए समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा देखो, ऐसा भी हो सकता है कि जनसंख्या हर वर्ष परसेंटेज में अलग अलग बढ़े या अलग अलग घटे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। जैसे मान लो कहा जाए कि एक जगह, एक गांव है या एक शहर है, और शहर की जो जनसंख्या है वो मान लो 20,000 है। शहर की जनसंख्या 20,000 है। अब वो कहे कि हाँ पहले साल तो 10% वृद्धि हुई, और अगले साल यहाँ
20% कमी हुई और फिर अगले साल यहाँ 5% वृद्धि हुई। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो जनसंख्या है वो कितनी बढ़ गई। 20,000 ना मान के 2 लाख मान लो आप। ठीक, एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, पहले साल 10% वृद्धि हुई, अगले साल 20% कमी हुई और फिर अगले साल 5% वृद्धि हुई। कुछ भी दे सकता है, तीनों वृद्धि दे सकता है, तीनों कमी दे सकता है, या वृद्धि या कमी कुछ भी दे सकता है, तरीका तीनों का सेम ही है। ठीक है, तो हमसे पूछ लेगा कि 3 वर्ष बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। कब? 3 वर्ष बाद पॉपुलेशन जनसंख्या कितनी हो जाएगी, है ना। अगर आप क्वेश्चन लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो, एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, जनसंख्या में पहले साल 10% वृद्धि होती है, अगले साल 20% कमी होती है और अगले साल 5% वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो शुरुआत क्या करेंगे भाई, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है वहां पर 2 लाख गुणा, अब उसमें क्या हुआ 10% वृद्धि हुई पहले साल, तो 100 + 10 यानी 110/100। फिर अगले साल क्या हुआ 20% की कमी हुई, तो 20% कमी 100 - 20 यानी 80/100। फिर तीसरे वर्ष क्या हुआ 5% वृद्धि हुई है, तो 105/100। ठीक है, सॉल्व कर लो। 20 × 4 = 80 और 20 × 5 = 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ। ठीक है, और 5 से 21 बार कैंसिल हुआ और 5 से ये कैंसिल हुआ। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 1 2 और 3, तो 3 जीरो ये कैंसिल आउट हो गए, तो ऊपर कितना आया 200, तो ये आया गुणा 11 चौक 44, या ऐसा कर लो 21 चौक 84 गुणा 11, 11 गुणा 84। अब गुणा कर लेंगे सभी की, तो 2 जीरो तो आने ही है। अब 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब 11 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 8 और 6 14 का 4 आएगा, से लगा 1 6 और 1 7 और 1 8 आएगा और 1 आएगा। तो वहां की जो जनसंख्या है 3 साल बाद वो 1,84,800 हो जाएगी 3 साल बाद। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, तो कर सकते हैं। चलिए, तो जनसंख्या वाले क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं आसानी से, कोई परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा एक कभी कभी इसमें क्वेश्चन बन जाता है एलिगेशन का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एलिगेशन का और कर लो, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, फिर परीक्षा वाले एग्जाम वाले क्वेश्चन आते हैं फेल पास वाले, वो क्वेश्चन करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है कि किसी गांव की जनसंख्या 5,000 थी, यदि वहां पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 15% वृद्धि हुई तथा कुल जनसंख्या में 12% वृद्धि हुई, तो वहां पुरुषों की संख्या कितनी थी, वहां पर मैन कितने थे टोटल। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इधर पुरुष हो गए और इधर महिलाएं, तो जो पुरुष हैं वो कितने परसेंट बढ़े, 10% वृद्धि हुई पुरुषों की संख्या में और महिलाओं की संख्या में 15% वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या जो है वो 12% बढ़ गई। तो पुरुष और महिलाओं को अगर मिला देंगे तभी तो टोटल पॉपुलेशन बनेगी। तो जहां पहला फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप और टोटल की बात करेगी तो वहां हम एलिगेशन का यूज करेंगे। तो पुरुष बढ़े, महिलाएं बढ़ी और कुल जनसंख्या बढ़ी 12%, तो टोटल पॉपुलेशन बीच में लिख दी। अब हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, तो देखो इन दोनों में जो भी बड़ा है बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 12 में से 10 घटाएंगे तो इधर लिखेंगे 2। अब 15 में से 12 घटाएंगे तो इधर लिखेंगे 3। ये बीच वाला नंबर है, एक से बड़ा होता है और एक से छोटा। तो देखो 12 जो है इससे बड़ा है और 12 जो है इससे छोटा है, तो छोटे को बड़े में से घटाया, 15 में से 12 घटाया 3 लिखा, लेकिन 12 में से 10 घटाया 2 लिखा। इधर इन दोनों का डिफरेंस इधर और इन दोनों का डिफरेंस इधर, तो ये आ गई उनकी संख्या का अनुपात 3:2, पुरुष 3 और महिलाएं 2। तो अब हमसे पूछा है कि वहां पुरुषों की संख्या कितनी थी। अब टोटल जनसंख्या कितनी थी 5,000। अगर मैं यहां से देखूं कि 3 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं, तो यहां से जनसंख्या कुल कितनी हुई 3 और 2 5, जबकि कुल जनसंख्या कितनी है 5,000। तो 5 यूनिट 5:5,000 के बराबर है, तो 1:1,000 के बराबर है। अब उसमें पूछा है पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या नीचे लिखी है, तो पुरुष कितने हैं वहां पे 3, 3 यूनिट, तो 1 यूनिट 1,000 के बराबर है, तो 3 यूनिट 3,000 के बराबर होगी। तो वहां पर पुरुष कितने थे 3,000 थे।
महिलाएं पूछता तो 2 यूनिट मतलब 2000 महिलाएं। बताइए, समझ आया? कर सकते हैं? चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। जो फेल और पास वाले क्वेश्चन आते हैं इसके, आज इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। हो सकता है 10-5 मिनट क्लास थोड़ी सी लेंथी हो जाए, तो धैर्य रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो फेल और पास वाले क्वेश्चन है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो हम वेन डायग्राम से करेंगे, ठीक है, डायग्राम बनाकर, और दूसरे आएंगे उनको हम अलग टाइप से करेंगे। तो पहले इसे समझ लो वेन डायग्राम वाले, कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए तथा 80% छात्र गणित में पास हुए तथा 50% छात्र दोनों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए? ठीक है, अब देखो हमें डायग्राम बना लेना है सर्किल। ठीक है, हमने दो डायग्राम बना लिए, एक हमने अंग्रेजी का मान लिया, इंग्लिश का, और एक हमने गणित का मान लिया यानी मैथ्स का। ठीक है, तो उसने कहा पहली कंडीशन में कि परीक्षा में 60% छात्र तो अंग्रेजी में पास हुए, अंग्रेजी ये है तो 60% तो इसमें पास हुए अंग्रेजी में, और 80% गणित में पास हुए हैं, 80%। लेकिन जो 50% छात्र हैं वो दोनों विषयों में पास हुए हैं, गणित में भी और अंग्रेजी में भी। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला बीच वाला, गणित और अंग्रेजी दोनों का है, कॉमन है। तो कॉमन यानी कितना है? 50%। तो 50% तो दोनों में पास है, राइट, मतलब पास है। अब गणित में 80% पास है और अंग्रेजी में 60% पास है। तो एक बात बताओ मुझे आप लोग, अगर मैं गणित की बात करूं, गणित में 80% आना चाहिए पास पूरा, तो गणित वाला जो सर्कल है उसमें अभी फिलहाल कितना लिखा है पास? देखो गणित वाले सर्कल में अभी 50 लिखा है, तो कितना और बच गया? 30% और बच गया। ठीक है, अभी समझाऊंगा ये 30% है क्या। अंग्रेजी के सर्कल में टोटल 60 आना चाहिए, लेकिन है कितना? यहाँ 50 है, तो कितना और बचा? 10। अब देखो ये 50% वो छात्र हैं जो अंग्रेजी और गणित दोनों के दोनों में पास है, गणित में पास, अंग्रेजी में पास। लेकिन ये 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल गणित में पास हैं। अगर मैं पूछूं केवल गणित में कितने पास हैं, तो 30%, और कहूं गणित में कितने पास हैं, तो 30 + 50 यानी 80%। पूछा जाए कि केवल अंग्रेजी में कितने पास हैं, तो केवल अंग्रेजी में पास है 10%। पूछा जाए अंग्रेजी में कितने पास हैं, तो अंग्रेजी में 10 और 50 यानी 60% पास है। तो समझ आ गई बात। अब मैं पास वाले लिख लेता हूं कि जो पास वाले स्टूडेंट हैं वो हैं कितने कितने। तो जोड़ो आप, 10 ये और 50 ये, 60 और 30 ये, 90। तो 90% छात्र ऐसे हैं जो पास हैं, टोटल होते हैं 100%। तो मैं पूछूं आपसे कि फेल कितने होंगे, तो आप लोग बताएंगे कि सर 100% होता है टोटल, तो 100 में से ये पास वाले घटा दो तो फेल वाले आ जाएंगे। तो कितना बच जाएगा? 10%, ये आंसर हो जाएगा। तो 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या क्या है? फेल है। समझ आया? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब इसी में चेंज कर लेते हैं। वो कहता है मान लो कि किसी परीक्षा में 70% छात्र तो अंग्रेजी में पास हैं और 85% छात्र हैं गणित में, और वो कहे 60% छात्र ऐसे हैं, 60%, जो दोनों विषयों में पास हैं, तो दोनों में फेल वाले बताने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, अपने आप करो समझ के थोड़ा सा, फिर मैं समझाऊंगा। करो आप लोग। हो गया? चलिए देखते हैं। उसने कहा किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में पास है, तो अंग्रेजी के पास में लिख लो 70%, और 80% है गणित में, 80% लिख दिया गणित में। ठीक है, और जो 60% है वो दोनों में पास है, तो 60% वाले बीच में आ गए, दोनों में पास। अब गणित में 80 आना चाहिए, 60 यहाँ आ गया तो 20 बचा।
70 ये आ गया, 60 यहाँ लिखा हुआ है, तो कितना बचा? 10 बचा। तो केवल पास वाले कितने हो गए? तो आप लोग बताएंगे सर सबको जोड़ दो, 10 और 60 70, 70 और 20 90, तो इसका भी आंसर सेम आ गया। तो 90%। अच्छा मैंने 85 बोला था क्या? हाँ यहाँ 85 लिख लो भी, मैंने 85 बोला था, 85 बोला था। चलो उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब यहाँ दोनों में 60 है, तो यहाँ 85 के लिए कितने बचे? 25 बचे, और यहाँ 10 ही बचे। अब जोड़ेंगे अगर हम तो कितना आ जाएगा? 60 10 70, 70 और 25 कितना हो जाएगा? 95, 95। ठीक है, तो जो 95% है वो पास हो गए, टोटल होंगे 100%। तो फेल वाले कितने होंगे? तो 100 में से माइनस कर दो, तो 100 माइनस 95 कितना हो जाएगा? 5%। तो 5% छात्र ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में क्या है? फेल है। और यही हमसे पूछा है कि कितने परसेंट छात्र दोनों विषयों में फेल। ठीक है, अगर हो सकता है उसने हमसे संख्या दी हुई होती, वो कहता कि जो क्लास है, जो कक्षा है, कक्षा में 200 बच्चे हैं, तो बताओ कितने फेल हैं, तो 200 का 5% निकाल देते, तो 200 का 5% कितना आ जाता? 10। समझ आया? चलिए, तो कर सकते हैं इस टाइप का। ठीक है, अब इसी में फेल और पास वाले में नेक्स्ट टाइप है, उसको समझ लो। देखो, और हाँ एक चीज और, अगर ये तो पास पास वाला था, अगर फेल फेल वाला भी आ सकता है ना, तो एक क्वेश्चन फेल वाला और कर लो आप लोग। तो यही कर देते हैं चेंज। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए तथा 85% छात्र गणित में फेल हुए, गणित में फेल हुए तथा, यहां भी चेंज करो थोड़ा सा, 75 करो, तथा 70% छात्र जो है वो दोनों विषयों में फेल हुए। तो कितने परसेंट छात्र दोनों विषयों में पास हुए? इस बार ये पूछ लेगा। देखो पढ़ो एक बार सही से क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है कि किसी परीक्षा में 75% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। तो अंग्रेजी में फेल कितने हैं? 75%। फेल मतलब हमने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, और 85% छात्र जो है गणित में फेल है, 85% गणित में फेल है। बहुत तगड़ा पेपर था भाई, इतने बच्चे फेल हो गए, है ना। चलिए, तथा 70% दोनों में फेल हुए, तो कॉमन बीच में आता है, तो 70% दोनों में फेल हो गए। अब अंग्रेजी में टोटल 75 आना है ना, तो 70 ये आ गया, तो 5% बचा फेल। गणित में टोटल 85 आना है, 70 ये आ गया, तो कितना बचा? 15 फेल। अब फेल वाले हैं कितने? जोड़ दो सबको, तो आप लोग बताएंगे सर 5 और 75, सॉरी 70 और 5 75, 75 और 15 कितना हुआ? 90। तो 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं। तो पास कितने होंगे? तो टोटल होते हैं 100%, तो 100% में से टोटल जो फेल वाले हैं माइनस कर दो, तो पास वाले आ जाएंगे। तो पास वाले कितने हुए? 10%। तो 10% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या होंगे? पास होंगे, दोनों में। बताइए, समझ आया? तो कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन दूसरे तरीके का है, उसको देखो कैसा होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि किसी परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक मिले, 30% अंक मिले, और वह 20 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक मिले और वह पास होने से 10 अंक अधिक ज्यादा ले आया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। यानी ये बताना है कि परीक्षा में टोटल अंक कितने थे, परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स कितना था, परीक्षा का पूर्णांक कितना था। ठीक है, चलिए अब देखो समझ लो क्या करते हैं। उसने कहा किसी परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक मिले, तो जैसा जैसा उसने कहा वैसा वैसा लिख देंगे हम। 30% अंक मिले उस छात्र को और वह 20 अंकों से फेल हो गया। तो 20 अंकों से फेल हो गया मतलब उसके 20 अंक कम आ गए, तो हमने -20 लिख दिया, 20 नंबर कम है उसके। फिर क्या हुआ, उसी परीक्षा में दूसरा एक छात्र है, उसे 40% अंक मिले हैं, 40%।
और वह जो है पास होने से 10 अंक ज्यादा ले आया, तो 10 अंक ज्यादा ले आया तो हमने 10 अंक प्लस लिख दिया। भाई ज्यादा आए हैं तो प्लस लिख दिया, कम आए थे तो माइनस लिख दिया। ये बताओ इतनी बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है। अब यहाँ बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। हो सकता है कि उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आए, आपको आए, लेकिन उसको क्लियर करते हुए चलेंगे, मैं दो दो बार सवाल को समझाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ देखो तीन चीज पूछ सकता है। एक तो परीक्षा का पूर्णांक पूछ सकता है कि पेपर कितने नंबर का था। एक पूछ सकता है कि परीक्षा में उसके कितने नंबर आए, मतलब परीक्षा में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। और तीसरा पूछ सकता है आपसे कि परीक्षा का जो नंबर है, यानी पासिंग परसेंटेज कितना है, परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ये पूछ सकता है। पहला पूर्णांक, दूसरा पास होने के लिए नंबर, और तीसरा पासिंग परसेंट, यानी पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। ठीक है। तो पहला हम निकाल रहे हैं परीक्षा का पूर्णांक। ठीक। तो यहां थोड़ा सा समझना है, ये चीजें समझ में आई जो हमने लिखी है, एक बार फिर से समझ लो। किसी परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक मिले तो लिख दिया 30%, और वह 20 अंकों से फेल हो गया। फेल हो गया मतलब 20 नंबर उसके कम रह गए, तो कम के लिए हमने लिखा -20 अंक। फिर कहा उसी परीक्षा में एक दूसरे छात्र को 40% अंक मिले और वह पास होने से 10 अंक ज्यादा ले आया, तो 10 अंक ज्यादा आ गए तो 10 प्लस लिख दिया। ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, देखना, देखकर बताओ जरा। 40 में से 30% घटाएंगे तो कितना आएगा? 10% आएगा। ठीक है। तो यहां भी तो हम बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो बड़ा क्या है? प्लस का 10 बड़ा है या माइनस का 20 बड़ा है? तो ध्यान रखना, प्लस की संख्या बड़ी होती है, माइनस की संख्या छोटी होती है। तो प्लस के 10 में से, देखो ध्यान दो यहाँ, 10 में से घटाना है, किसको घटाना है? -20 को घटाना है, तो -20 को घटा दिया। तो देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब अंकों का जो अंतर आया वो कितना आया? 30 अंक। ये चीज बताओ, ये आपको समझ आई या नहीं आई? बताओ। हमने कहा हम परसेंटेज में से 40 में से 30 घटा रहे हैं, तो हम इन 10 अंकों में से 20 अंक घटाएंगे। अब ये 10 अंक तो प्लस का है, नहीं लिखा प्लस, हमने ऐसे लिख दिया 10 अंक, और घटाना है तो माइनस लिख दिया। किसको घटाना है? -20 को घटाना है, तो -20 हमने ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो परसेंटेज का तो अंतर है 10 और अंकों का अंतर कितना है? 30 अंक। अगर अभी भी आपको समझ में ना आया हो तो फिर एक अंक मान लेते हैं। मान लो कि जैसे पेपर जो था वो परीक्षा में जो पास होना था, मान लो परीक्षा में 100 नंबर पे पास होना था, परीक्षा में 100 अंकों पर पास होना था। अब किसी के 20 अंक कम आए, तो 20 अंक कम आए तो कितने अंक आए होंगे? उसके 80 अंक आए होंगे। और कोई 10 नंबर ज्यादा ले आया पास होने से, तो 10 नंबर ज्यादा मतलब 110 नंबर आए होंगे। अब मैं कहूंगा आपसे इन दोनों का अंतर बताओ, तो 110 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा? देखो 30 अंक आएगा, है ना? तो चाहो तो आप ये ऐसा कोई भी नंबर मानकर कर सकते हो। ठीक है। या फिर मैंने आपको एक सीधा सा तरीका बताया है, भाई अधिक को प्लस लिखो और कम को माइनस लिखो, बड़े में से छोटा घटाना है, घटाने के लिए माइनस का चिन्ह लगेगा ही, लेकिन जब दूसरा भी माइनस का है तो उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, और माइनस की गुणा माइनस से होगी तो प्लस हो जाएगा, यानी जुड़ जाएंगे, तो 20 और प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30 अंक आ जाएगा। ठीक। अब अगर हम एक जीरो से एक जीरो काट दें तो हमें पता चलेगा कि 1% अंक जो है वो 3 अंकों के बराबर है। 1% 3 नंबर के बराबर है। और परीक्षा का जो पूर्णांक होता है हमेशा कितने परसेंट होता है? 100% होता है। तो 1 को 100 कैसे बनाएंगे? तो आप लोग कहेंगे कि सर ऐसा करो 100 से गुणा कर दो इसे। तो जब इसे 100 से गुणा करेंगे तो इसे भी तो 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं चीजें। तो 1 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 100% बराबर 3 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 300। तो जो परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितना था? 300 नंबर का था, यानी परीक्षा का जो पूर्णांक था मैक्सिमम मार्क्स वो 300 था, यानी 300 का था परीक्षा का पूर्णांक। बताइए, समझ आया? कर सकते हैं? चलिए ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन ऐसा लिखेंगे, फिर हम इसी में आगे बढ़ेंगे, मतलब पूर्णांक के साथ हम निकालेंगे परीक्षा में पास होने के लिए नंबर। देखो अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में एक छात्र को 40% अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हो गया।
ठीक है, लिख लेते हैं 40% नंबर मिले और वो 20 अंकों से फेल हो गया, मतलब 20 अंक उसके कम हैं, तो हमने -20 लिख दिया। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 50% अंक मिले, 50% अंक मिले, और वह पास होने से 20 अंक ज्यादा ले आया। ये वाला जो ज्यादा ले आया तो हमने +20 कर दिया। तो परीक्षा का पूर्णांक बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, परसेंटेज में से परसेंटेज घटाएंगे, क्योंकि पेपर तो सेम है ना भाई, छात्र तो अलग है, पेपर तो सेम है। तो 50% में से 40% घटाया तो कितना आया, 10%। और इधर 20 अंकों में से 20 अंक घटाएंगे, तो देखो प्लस का 20 है और इसमें से घटाएंगे माइनस का 20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 20 + 20 कितना आ जाएगा, 40 अंक। ठीक है, तो हम यहाँ भी 100 से गुणा कर सकते हैं। अभी देखो हमें तो 100% बनाना है, क्योंकि परीक्षा का जो पूर्णांक होगा हमेशा 100% होता है। तो 100 बनाने के लिए 10 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 10 से गुणा कर देंगे। चाहो तो 0 से 0 काट के 100 से गुणा कर लेते जैसा पहला किया था। तो 10 नहीं 100%, 100% बराबर 40, 40 × 10 कितना आ गया, 400। इसका मतलब जो परीक्षा का जो पूर्णांक था, यानी पेपर जो था, वो टोटल कितने नंबर का था, वो 400 नंबर का था। ये आंसर आ गया। बताइए, समझ आया? इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसी सवाल में हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट बाद में करना। तो परीक्षा में ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो परीक्षा में पास होने के लिए, पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? इस बार हमें थोड़ा सा हमने सवाल चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमें यहाँ तक तो करना ही है। हमसे कुछ भी पूछेगा सवाल को, यहाँ तक तो आप तो लेके चलना ही चलना है। ठीक है, फिर दोबारा समझ लो भाई। उसने कहा किसी परीक्षा में, ये अगला अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल लिखना आप अपने पास, है ना, कभी इसी में बढ़ा दो आप भी। किसी परीक्षा में एक छात्र को 40% अंक मिले और वो 20 अंकों से फेल हो गया। दूसरे को 50% मिले और वो पास होने से 20 नंबर ज्यादा ले आया। तो परसेंटेज का डिफरेंस है 10, अंकों का डिफरेंस है 40। तो 100% बराबर आ गया 400 अंक। यानी पेपर जो था भाई 400 नंबर का था पेपर था। अब हमें पूछा पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। अब थोड़ा सा आप ध्यान यहाँ दो। देखो, कोई भी स्टूडेंट ले लो, चाहे तो पहले वाला ले लो चाहे दूसरे वाला ले लो। तो जो पहले वाला स्टूडेंट था उसे परीक्षा में 40% अंक मिले थे। जो पहला स्टूडेंट था इसको 40% अंक तो मिले ही मिले थे। बताओ, इसने खुद लिखा है 40% अंक मिले हैं, तो हमने भी लिख दिया 40% तो इसको मिले ही है। और ये क्या हुआ, बेचारा 20 अंकों से फेल हो गया। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति या आप मान लो किसी एग्जाम में 20 अंकों से फेल हो गए, तो पास होने के लिए क्या करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती, है ना। चलिए, तो पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर हम उसको 20 नंबर और दे दें तो वो पास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझे भाई। उसने कहा कि वह 20 अंकों से फेल हो गया, अगर उस बेचारे को 20 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो हमने क्या करा, 40% नंबर आए थे और मिल जाए कितने नंबर, 20 अंक। अगर उसको 20 अंक और मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। तो इतने पर ही तो पास होंगे। बताओ आप मुझे, इधर दिख रहा है नहीं दिख रहा? बताओ, ये समझ में आया भाई। 40% नंबर उसको मिले थे और 20 अंकों से फेल हुआ था। अगर इन 40% नंबर में 20 नंबर और जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा। और हमसे यही तो पूछा है, पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हमें 40% की वैल्यू रखनी है। तो हमें पता है यहां से हम 10% का मान 40 रख सकते हैं। तो 40% के लिए 4 से गुणा करके बना सकते हैं, या आप ऐसा कर लो कि परीक्षा का जो पूर्णांक था वो 400 नंबर का था, तो 400 का 40% निकाल दो। 400 का 40% प्लस 20 अंक, इनको ऐसे रहने दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 4 चौक 16, यानी 160 प्लस 20। तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 180 अंकों की आवश्यकता होगी। ये हमारा आंसर होगा।
ये बताओ, ये चीज आपको समझ आई या नहीं आई? ये आपको समझ में आया हमने 400 को 40% क्यों निकाला? क्योंकि उस बच्चे के 40% नंबर थे। तो परीक्षा का पूर्णांक है 400 नंबर का। अब 400 नंबर का 40% कितना होगा? तो 400 का 40% यानी 160 नंबर होगा। यानी इस व्यक्ति को 160 नंबर मिले होंगे और वो 20 अंकों से फेल हो गया। तो 160 में 20 नंबर और जोड़ दो तो पास हो जाएगा। इसका मतलब 180 नंबर वाला पास हो जाएगा। यानी परीक्षा में पास होने के लिए 180 अंकों की जरूरत होगी। बताइए, समझ आया या नहीं आया? चलिए, तो आप कोई सी भी कंडीशन लगा सकते हो, चाहो तो आप 50% वाली कंडीशन भी लगा सकते थे, है ना, उससे भी हो जाएगा। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि ये जो पास होने वाले नंबर हैं वो आप इस 50% वाले के निकाल कर लाएंगे। क्योंकि परीक्षा अगर एक एक एग्जाम है कोई भी, तो पासिंग परसेंट तो सभी के लिए सेम होगा, चाहे एक स्टूडेंट हो या 100 हो या 50 हो, लाख हो, कुछ कुछ भी हो। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है कि ये कंडीशन जो मैंने 40% वाले से करी है, आप लोग 50% वाले से करके लाएंगे। और अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और कर लो इसका ऐसा। अब उसके बाद हम तीसरा करेंगे कि परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता होगी। लेकिन इसको करो पहले। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी परीक्षा में एक छात्र को 20% अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया। 20% नंबर मिले और वो 30 अंकों से फेल हो गए, 30 अंक उसके कम रह गए। और उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक मिले और वह जो है 10 अंकों से फेल हो गया। इस बार ये दोनों ही फेल दे दिए इसने, कोई दिक्कत नहीं है ना? आप लोगों के मन में विचार भी आ रहा होगा कि सर दोनों बार अगर माइनस आ जाए या दोनों बार प्लस आ जाए तो क्या करेंगे। लो, आपके सामने क्वेश्चन है। अब पूछा है परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो पहले तो हमें परीक्षा का पूर्णांक निकालना पड़ेगा। चलिए, तो हम देखेंगे 40% में से 20% घटाएंगे तो 20% का डिफरेंस आएगा। और इधर कितना आएगा? इधर भी तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। अब आप लोग मुझे ये बता दो, -30 बड़ा है या -10 बड़ा है? तो ध्यान रखना, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है, माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी होती है। तो माइनस का 10 बड़ा है, तो माइनस के 10 में से माइनस का 30 घटाएंगे। जैसे कि माइनस के 10 में से घटाएंगे माइनस का 30, तो माइनस के 10 और माइनस माइनस प्लस 30, और 30 माइनस 10 कितना हुआ? 20, 20 अंक। ये बताओ समझ आया कि नहीं आया, है ना? तो 20% अंक 20 अंकों के बराबर है। तो अगर मैं 100% बनाना है मुझे, तो 5 से गुणा करूंगा, तो इधर भी 5 से गुणा करूंगा, 20 पंजे 100, है ना? या आप ऐसा कर लिया करो, अगर आपको इसमें दिक्कत लगे ना कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा गुणा किससे करें, तो आप ऐसा करो, 1% का मान निकाल दो। 1% का क्या आएगा? 20 से भाग करेंगे, तो 20 से 20 को भाग करेंगे तो 1 अंक आ जाएगा। तो 1% 1 अंक के बराबर है, तो 100 से गुणा करेंगे तभी तो 100% बनेगा। तो इसका मतलब परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वो कितने अंक होगा? 100 अंक, 100 अंकों का पेपर होगा। समझ आया? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, पास होने की बात चलती है। तो पास होने की कंडीशन में उसे करना क्या क्या है? भाई, पहले स्टूडेंट को 20% अंक मिले थे और वो 30 अंकों से फेल हुआ था। अगर उस बेचारे को 30 नंबर और दे दें हम अपनी तरफ से तो पास हो जाएगा। तो 30 नंबर और जोड़ दो, तो 30 अंक, इतने अंक चाहिए उसे। तो देखो, अब 20% निकालेंगे, हमें पता है 20% अंक 20 अंक के बराबर थे, डायरेक्ट लिखा भी है तो हम या 20 अंक लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर लो, 20% मिले ना, परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 100 अंकों का है, तो 100 का 20% निकाल दो आप। 100 का 20/100 प्लस 30 अंक ये है, 100 से 100 कैंसिल, तो 20 और 30 कितना आ जाएगा? 50 अंक। इसका मतलब परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी? 50, यानी 100 में से 50 अंक वाला पास हो जाएगा। समझ आया? चलिए, अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है,
लो, तो परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी? तो हमें यहां तक तो क्वेश्चन को करना ही करना है। अगर आपसे देखो हमें तीन चीज पूछेगा, परीक्षा का पूर्णांक हमने निकाल दिया, परीक्षा में पास होने के लिए अंक हमने वो भी निकाल दिए, और तीसरा पूछेगा परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत होगी। ठीक है, तो देखो हमें यहां तक तो करना ही है। परीक्षा का पूर्णांक निकाला हमने, परीक्षा के पास होने के लिए नंबर निकाल दिए। अब हमसे पूछ रहा है वो कि कितने परसेंट अंक चाहिए पास होने के लिए, मतलब हमसे पूछा है पासिंग परसेंट। तो मैंने आपको जब परसेंटेज शुरू किया था तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि किसी भी चीज का परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जिस चीज का भी परसेंटेज पीछे पूछा है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो हमसे पूछा है पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो बताएंगे 50 अंक पास होने के लिए चाहिए। और कितने में से, टोटल पूर्णांक कितना है 100 अंकों का, 100 में से, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो यहाँ कितना आ गया 50%। तो ये हमारा आंसर आ गया। जो क्वेश्चन हमने अब अगला लिखा है उसका क्वेश्चन का आंसर हो गया 50%। यानी अगर हमसे ये पूछता कि परीक्षा में कितने परसेंट अंक चाहिए पास होने के लिए, तो कितने परसेंट अंक चाहिए, 50% अंक चाहिए। पास होने वाले नंबर ऊपर लिखो बटे परीक्षा का पूर्णांक और गुणा 100। हम इससे भी निकाल सकते थे लेकिन मैं आपको ज्यादा उलझा नहीं रहा, अलग से निकाल लो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी परीक्षा में एक छात्र को 40% अंक मिले, 40% अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया, यानी 30 नंबर उसके कम रह गए। और उसी परीक्षा में एक दूसरे छात्र को 50% अंक मिले और वह पास होने से 10 अंक, वह पास और वह पास होने से 10 अंक, पास होने से 10 अंकों से, ओहो पहले में गलती हो गई है, और वह 10 अंकों से, और वह 10 अंकों से फेल हो गया, तो 10 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं। परसेंटेज का डिफरेंस कितना है 10, और अब मैंने कई बार करा दिया है, अंकों का अंतर कितना है 20 अंक। तो अगर मैं 1% निकालूंगा तो एक जीरो से एक जीरो, तो 1% 2 अंक के बराबर है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा 100% का, तो 100 से गुणा कर देंगे तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 200 अंक। मतलब परीक्षा का जो जो पूर्णांक था वो 200 नंबर का पेपर था। अब उसने कहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र को 40% अंक मिले, 40% अंक तो मिले ही थे उसे, और वो 30 अंकों से हो गया था फेल। अगर उसे 30 नंबर और दे दें तो वो पास हो जाएगा, तो ये पास होने वाले नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमें 40% निकालना है, तो परीक्षा का पूर्णांक है 200 नंबर का, तो 200 नंबर का 40% निकाल दो आप, कितना हुआ, प्लस ये तो ऐसे लिख देंगे 30 अंक, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 40 दूनी 80, 80 प्लस 30, यानी 110 नंबर वाला बच्चा पास होगा। कितने में से, 200 में से 110 वाला पास होगा। लेकिन पूछा है पासिंग परसेंट, तो पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने नंबर पर पास होना है उतने नंबर लिखेंगे ऊपर। तो 110 पे पास होना है तो 110 लिख दिया, और परीक्षा का पूर्णांक कितना है 200 नंबर का, तो बटे 200, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, और 110 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। तो इसका मतलब जो परीक्षा थी उसमें 55% अंक लाने वाला पास होता, वरना तो फेल हो जाता। तो परीक्षा में पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए, 55% यानी 55%। बताइए समझ आया? इन सवालों को मैं बहुत छोटा एक या दो लाइन में खत्म करवा सकता था, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपके आपके एग्जाम में बहुत समय मिलता है, ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको ज्यादा ट्रिकी अप्रोच नहीं सिखाई है, जो बेसिक तरीके हैं वही समझाए। ठीक है, चलिए अब दो क्वेश्चन हमें और करने हैं, ज्यादा नहीं, क्लास तो लेंथी हो गई है, कोई बात नहीं। हमें दो क्वेश्चन और करने हैं जो मिक्सचर के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी परसेंटेज में मिश्रण के सवाल आ जाते हैं, तो उस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो।
देखो ये क्वेश्चन है कि 150 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 30% पानी है। यदि उसमें 50 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो करना क्या है। सबसे पहले दूध यानी मिल्क है और वाटर है, तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं कि वहां पर मिल्क कितना है और वाटर कितना है। तो टोटल मिक्सचर है 150 लीटर का, तो 150 लीटर में से जो है 30% पानी है, तो इसका जो 30% होगा कितना होगा, 30/100 यानी 15 या 45। तो 30% पानी था ना, यानी 45 लीटर वाटर है, 45 लीटर वाटर है, और टोटल मिश्रण था 150 लीटर का। तो 150 लीटर में से 45 लीटर तो पानी है, तो दूध कितना बचा, मिल्क, 105 लीटर दूध बचा। ये समझ आया, टोटल में से घटा दिया हमने वाटर को तो मिल्क आ गई। अब उसने कहा उसमें 50 लीटर पानी और मिला दो, तो वाटर 45 था और वाटर 50 लीटर और मिला दिया, तो वाटर वाटर कितना हो गया, 95 लीटर। दूध तो जितना था दूध तो उतना ही रहा। ठीक है, तो भैया आप तो लगभग बराबर बराबर का दूध पानी हो गया, है ना। चलिए, तो अब उसने पूछा मिश्रण में कितने परसेंट पानी है, तो किसका परसेंटेज पूछा भैया, पानी का। और परसेंटेज में आपको स्टार्टिंग में ये बताया गया था कि किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं तो उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो पानी का प्रतिशत निकाल रहे हैं तो पानी को ऊपर लिखेंगे। तो पानी की मात्रा कितनी हो गई, 95 लीटर हो गई, यानी 95 लीटर पानी। अपॉन में लिखते हैं टोटल मिक्सचर, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, तो आप लोग बताएंगे कि 95 को और 105 को जोड़ दो, तो 95 और 105 कितना हुआ, 200। ठीक है, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100। या आप यहां से भी कर सकते थे कि भाई 150 लीटर था मिश्रण और 50 लीटर पानी और मिला दिया, तो मिश्रण कितना हो गया, 200 लीटर का। या 95 प्लस 105 कर दिया, मर्जी है। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आंसर कितना आया, 95/2। 2 से भाग करेंगे तो 2 × 4 = 8, एक बचा 15 हुआ, 2 × 7 = 14, एक बचा 2 × 5 = 10। तो 47.5% यानी 47.5% जो होगा वहां पर, उसमें क्या होगा, वाटर होगा यानी पानी होगा। बताइए, समझ आया। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको बताया गया था कि जिस चीज का भी परसेंटेज निकालना है, पानी का परसेंटेज निकालना है, तो पानी को ऊपर लिखा, अपॉन में टोटल मिश्रण 95 प्लस 105, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, आंसर आ गया। बताइए, समझ आया। तो एक क्वेश्चन और कर लो इसके जैसा, है ना, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे साथ साथ में, जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, है ना, इनके प्रॉपर नोट्स बनाकर इनको बार बार क्वेश्चन आप करते रहो। ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी। लो, थोड़ा सा सवाल चेंज कर दिया, करो आप लोग। इसमें कहा कि 200 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। यदि उसमें 50 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो अब मिश्रण में कितने परसेंट पानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम अलग अलग क्वांटिटी निकालेंगे कि मात्रा कितनी है दूध की और मात्रा कितनी है पानी की। ये रेशियो से भी करा सकता हूं मैं आपको 2 लाइन में खत्म, लेकिन वही कंडीशन है कि आपको जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी करोगे तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आप ही लोगों को। ठीक है, इसलिए समझते चलो। 200 लीटर का मिश्रण था टोटल, और उसमें जो है 20% था पानी, तो 20% कितना हुआ, तो 20 दूनी 40, तो 40 लीटर तो है पानी वाटर। अब 200 लीटर में से 40 लीटर वाटर है, तो मिल्क कितना बचा, 200 माइनस 40 यानी 160 लीटर मिल्क बचा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्या है। यदि उसमें 50 लीटर दूध और मिला दिया जाए, तो इस बार मिल्क मिलाया है, दूध कितना है 160 तो था, 50 लीटर और मिला दिया, तो दूध कितना हो गया 210 लीटर। ठीक है, पानी जितना था पानी उतना का उतना ही रहा।
तो हमसे पूछा है अब मिश्रण में कितने परसेंट पानी रह गया, तो पानी का प्रतिशत निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस चीज का भी परसेंटेज निकालना है उसे ऊपर लिखते हैं। तो पानी कितना है 40, और अपॉन में क्या लिखते हैं टोटल। तो टोटल कितना हो गया 210, तो मिल्क हो गया और 40 वाटर हो गया, तो 210 प्लस 40 कितना हो गया 250। तो टोटल मिश्रण हो गया 250 और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ और 25 1 25 और 25 चौका 100 और 4 चौक 16। तो मिश्रण में जो पानी की मात्रा है वो कितनी रह गई, अब 16% रह गई, 16%। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अगर हमसे यहाँ दूध का परसेंटेज पूछा होता बाई चांस, अगर वो पूछता कि मिश्रण में दूध प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो हम मात्रा कैसे निकालते, हम दूध की मात्रा ऊपर लिखते, तो दूध की मात्रा कितनी है 210 और अपोन में लिखते टोटल। टोटल मिश्रण कितना हो गया 210 प्लस 40 यानी 250 और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100। अगर हमसे दूध की पूछी होती तो 0 से 0, 25 चौका 100 और 21 चौक 84, यानी अगर हमसे दूध की मात्रा पूछती तो हम डायरेक्ट ये निकालते दूध की मात्रा 84%, लेकिन हमसे पानी का परसेंटेज पूछा तो हमने निकाल दिया। बताओ समझ आ गई होंगी चीजें, मैंने बहुत बेसिक से बहुत सरल तरीके से और बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है ना। फिर भी अगर किसी को समस्या आती है तो कॉन्टेक्ट नंबर है 7906526096, इस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, आपको जवाब दिया जाएगा जो भी आपका चैप्टर से संबंधित या क्वेश्चन से संबंधित कुछ भी होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो बच्चों और शेयर कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लो आप लोग, जो लोग वीडियो पर नए हैं, जो लोग चैप्टर पढ़ रहे हो और जो यूट्यूब चैनल पर नए हो, तो वो क्या करेंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि क्या होगा, जब भी वीडियो आपके पास वीडियो नई डाली जाएगी, कोई नई क्लास कोई भी डाली जाएगी, तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। कई बार ऐसा होता है हमने ध्यान नहीं दिया, हमने वीडियो क्लास हमने देखी नहीं, लेकिन जब नोटिफिकेशन आता है आपके पास तो आप देखते हो कि हाँ कुछ सर ने डाला है, कोई क्लास है, तो हमें लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और ठंड से बचे रहिए। मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।